हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन पोस्ट करते हैं और ये क्वेश्चन GS 1, 2, 3, 4 से बिलोंग करते हैं। जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, इनको पीयर इवेल्यूशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पे आपको सबमिट करना है? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। तो यहाँ पे आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हम पोस्ट करते हैं, ये कहाँ पे पोस्ट करते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। अब देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और ये जो टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आज का जो ऐसे सेशन है, ये बेसिकली क्या टॉपिक हमें दिया हुआ है? एथिकल जर्नलिज्म इज अ पब्लिक सर्विस टू द वर्ल्ड। ठीक है, 1000 से 1200 वर्ड्स में हमें इसको अटेम्प्ट करना है। और हिंदी में क्या हुआ? नैतिक पत्रकारिता दुनिया की एक सार्वजनिक सेवा है। क्या है? पब्लिक सर्विस है। अब देखिए, इस ऐसे को अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे इसकी स्ट्रेटजी के बारे में, जो मैं हर ऐसे सेशन में आपसे डिस्कस करता हूं, ताकि अगर कोई नया बंदा इसको देख रहा है तो उसको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, यूपीएससी हमें एक ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए पूरे 90 मिनट्स प्रोवाइड करती है और इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 30 मिनट्स एंड 60 मिनट्स। ठीक है, और एक ऐसे को लिखने के लिए 60 मिनट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आप आराम से लिख पाओगे। तो फिर क्वेश्चन आता है, तो यूपीएससी आपको 30 एक्स्ट्रा मिनट क्यों देती है? इसका एक पर्पज़ है। वो पर्पज़ क्या है? इसी 30 मिनट में आपको एनालिसिस करना है, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। किस चीज़ की? कि ऐसे की डिमांड क्या है, क्या उसमें पूछा गया है, क्या थीम है, क्या कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं, कौन कौन सी डायमेंशन, कौन कौन से पार्ट्स आप उसमें एड्रेस करने वाले हैं, क्या उसका इंट्रोडक्शन होगा, किस तरह से उसका एंड होगा, कंक्लूजन होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जितना अच्छा इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन होगा, उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा एग्जामिनर को आपके ऐसे को चेक करने में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें होती है इन 30 मिनट्स में। पूरा रफ वर्क जो होगा ना, आपका पूरा स्ट्रक्चर होगा ऐसे का, कौन कौन से एग्जाम्पल, कौन कौन सा करंट अफेयर, कौन कौन सी केस स्टडी आप ऐसे में डालोगे, ये सभी आप इस 30 मिनट में डिसाइड करते हो। मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से आप पैराग्राफ को लिंक करोगे, ये पूरी ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये पूरा एनालिसिस इन्हीं 30 मिनट्स के अंदर होता है। और इसलिए ये 30 मिनट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी इस 30 मिनट में होगी, उतना ही अच्छे से आप ऐसे को लिख पाएंगे इस 60 मिनट में। इसका मतलब आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे को प्रिपेयर करें तो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें। सभी लोग ऐसा ही करते हैं। ठीक है, 30 मिनट ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, एनालिसिस करो, और इसके लिए प्रॉपर आपको रफ स्पेस दिया होता है। जो वर्कबुक आती है मेंस में, उसमें आपको रफ शीट्स मिलेंगी, तो वहाँ पे आप इसको जो है एनालाइज कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ये होती है स्ट्रेटजी। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो हमें टॉपिक दिया हुआ है ना, इस टॉपिक की एक बार थीम समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो है जर्नलिज्म। ठीक है, उसके बाद एथिकल जर्नलिज्म, समझ में आ गया, पब्लिक सर्विस, और क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड। देखिए, वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब देखिए, आपका जो ऐसे है ना, वो केवल इंडिया पे ही फोकस नहीं होना चाहिए। आपको कुछ ग्लोबल डायमेंशंस भी लेनी होगी, कुछ 1-2 एग्जांपल आपको ग्लोबल इवेंट्स के भी देने होंगे। इसका मतलब ये है, मतलब आपको केवल इंडिया पे ही फोकस नहीं करना है, आपको वर्ल्ड की यहाँ पे बात करनी है। अब देखिए, क्या कहा गया है कि एथिकल जर्नलिज्म इज अ पब्लिक सर्विस टू द वर्ल्ड। जो नैतिक पत्रकारिता है, वो दुनिया की एक सार्वजनिक सेवा है। अब देखिए, इसको आप किस तरह से पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो।
देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात आती है जर्नलिज्म की। और देखिए आज की डेट में ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, जर्नलिज्म हो गया, मीडिया हो गया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इससे मिले। तो देखिए जर्नलिज्म कुछ एक इंपॉर्टेंस रखता होगा, तभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस बात से सहमत हो आप कि जर्नलिज्म की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो। उसमें देखिए अगर जर्नलिज्म एथिकल होता है, अगर जर्नलिज्म एथिकल होता है तो वो एक तरह की पब्लिक सर्विस होती है। तो देखिए यहाँ पे एक तो जर्नलिज्म की इंपॉर्टेंस आपको बतानी चाहिए कि भाई जर्नलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, तभी हम बात करेंगे कि क्यों ये एथिकल होना चाहिए। जब आप ये बता दे रहे हो कि जर्नलिज्म क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद बताइए कि एथिकल जर्नलिज्म क्या होता है। ये क्वेश्चन की डिमांड है, आपको बताना होगा कि एथिकल जर्नलिज्म क्या होता है। उसके बाद बताओ किस तरह से पब्लिक सर्विस है। अगर जर्नलिज्म एथिकल है तो वो किस तरह से पब्लिक सर्विस होगा, ये आपको बताना होगा। देखिए मैं लिंक कर रहा हूं चीज़ों को और आपके सामने ही लिंक कर रहा हूं, इसी तरह से आपको एनालिसिस करना है, पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक डायमेंशन आपको और मिल गई कि किस तरह से एथिकल जर्नलिज्म एक तरह से पब्लिक सर्विस की तरह काम करता है। अब बात आती है कि क्या वो ऐसा काम कर रहा है, ये सवाल आएगा ना आपके दिमाग में, क्या वो ऐसा काम कर रहा है। अगर कर रहा होता तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता, समझ में आ रहा है। वो नहीं कर रहा है इसलिए तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बताइए कि इसमें क्या इश्यूज हैं, क्या इश्यूज हैं कि हमें एथिकल जर्नलिज्म नहीं देखने को मिलता है। और इश्यूज बता दो तो ये भी तो बताओ कि भाई क्या कारण है जिसकी वजह से नहीं मिलता है। भाई आपको पूरा एनालिसिस यहां पे करना है, 1200 वर्ड्स में आपका ऐसे होना चाहिए। तो केवल कारण बताने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर एनालिसिस करना होगा। ये बताइए कि क्या एसोसिएटेड इश्यूज हैं, फिर ये बताइए कि वो इश्यूज क्यों हैं। भाई क्या कारण है, बीमारी क्या है, ये तो बताना पड़ेगा ना आपको तो वो बीमारी बताओ। और ये बताओ क्या केवल इश्यूज बता के आप रह जाओगे क्या आपको सोल्यूशन नहीं बताने चाहिए। डेफिनेटली आपको सोल्यूशन भी बताने चाहिए, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, मेजर्स क्या होने चाहिए, ताकि इस चीज को आप अच्छे से परफॉर्म कर सको। और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो ऐसे का टॉपिक मिलता है ना, भले ही वो फिलोसॉफिकल हो या फिर स्टैटिक हो, आपको 2 से 5 मिनट उसको दो और क्वेश्चन आंसर का गेम खेलो। क्वेश्चन पूछिए, उसका आंसर आएगा। इसी तरह से आपको काफ़ी सारी जो डायमेंशंस हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर मैं समराइज करूं तो ये वो सारी डायमेंशन है जो आपके ऐसे में होनी चाहिए। अब देखिए जब मैं आपसे कहता हूं कि ये डायमेंशन आपके ऐसे में होनी चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। ये एक तरीका है इस ऐसे को लिखने का। हो सकता है कि जिस तरीके से आपने लिखा है वो मुझसे भी बेहतर हो, मुझसे भी अच्छा हो, ठीक है। तो ये केवल वन ऑफ द वे है, इट इज, ये कोई ओनली वे नहीं है, ठीक है। ओनली वे नहीं है, वन ऑफ द वे है। समझ में आ गया। तो भाई सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, जर्नलिज्म की इंपॉर्टेंस बताइए, एथिकल जर्नलिज्म क्या होता है, ठीक है, किस तरह से ये एक पब्लिक सर्विस है, कौन कौन से इश्यूज इससे जुड़े हुए हैं, उनके पीछे कारण क्या है, बीमारी क्या है वो बतानी होगी, उसके सॉल्यूशंस क्या है, और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। ये ऑलरेडी मैं काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए आज की डेट में जो हालत जर्नलिज्म की है, जो मीडिया हाउसेस की है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि नेपोटिज्म काफ़ी हो रहा है, बायसनेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है, फेवरेटिज्म काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वन साइडेड स्टोरी यहाँ पे चलाई जाती है। और इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है एथिकल जर्नलिज्म का। रियल इश्यूज तो उठाए ही नहीं जाते हैं, जो नॉन रियल इश्यूज हैं उनको एज ए रियल इशू आपके सामने पेश किया जाता है। इसीलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसीलिए ये ऐसे आपके सामने है। अब क्या करेंगे, वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मेरा काम तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, मेरा काम तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैंने आपको बता दिया किस तरह से एनालिसिस होना चाहिए, किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स होने चाहिए, तो मेरा काम तो यहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे पता है कि आगे भी मुझे थोड़ा कंटेंट बताना होगा, ठीक है। बट देखिए कंटेंट में ऐसा है कि आप अपने हिसाब से कंटेंट को मैनेज कर सकते हो, मैंने आपको डायरेक्शन दे दी है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही सही है। तो कंटेंट में काफ़ी फ्रीडम है, आपको काफ़ी कुछ आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा काम तो यहीं पे ख़त्म हो गया है। जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, देखिए 3 तरीके होते हैं इंट्रोड्यूस करने के।
आप कोई एनेक्डोट वगैरह लिख सकते हो, कोई स्टोरी बता सकते हो, कोई कोटेशन आप लिख सकते हो, कोई करंट अफेयर का आइटम डाल सकते हो। जैसे कि कोटेशन आपके सामने है, महात्मा गांधी का ये कोटेशन है, जो भी मैंने भी नेट से ही इसको लिया है कि द सोल एम ऑफ जर्नलिज्म शुड बी सर्विस। तो जो क्वेश्चन की डिमांड है ना, पब्लिक सर्विस, वो यहाँ पे कैटर हो रहा है। गांधी जी ने काफी अच्छे से बताया है कि जो जर्नलिज्म होता है, जो पत्रकारिता होती है, उसका सोल एम, एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? सर्विस, मतलब सेवा। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन की डिमांड है वो आप आराम से फुलफिल कर सकते हो। अगर ये आपको नहीं पता है तो क्या करो, आप चाहे तो ग्लोबल जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसके बारे में बात कर सकते हो कि इंडिया की रैंक काफ़ी पीछे है। पर देखिए, मेरी ऐसा मानना है कि ये इतना प्रेफरेबल नहीं है। अगर आप इस कोटेशन को लिखते हो या कोई और कोटेशन है तो वो ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। अगर कुछ नहीं पता है तो ये चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, आप कुछ करंट जो सिचुएशन है उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि आज आप न्यूज़ चैनल को हिट करो, स्टार्ट करो, तो आपको क्या दिखेगा? हल्ला बोल, मुकाबला, आर पार, नेशन वांट्स टू नो, पूछता है भारत। ये सब क्या है? ये बेसिकली जो एंकर्स है वो चिल्ला रहे हैं, उनकी वॉइस में काफ़ी तेज़ी है, काफ़ी हाई पिच है। तो ये कोई भी चैनल हो, मैक्सिमम चैनल ऐसे हैं जहाँ पे आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। और इसीलिए क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस तरह के इश्यूज हमें आज की जो जर्नलिज्म है, जो पत्रकारिता है, उसमें देखने को मिलते हैं कि हर तरफ जो एंकर है वो चिल्ला रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो काफ़ी कम हो गई है, हर चीज़ स्टूडियो से मैनेज होती है। इसके अलावा देखिए, कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर किया गया, क्योंकि उसी के बारे में काफ़ी अच्छा अच्छा लिखा गया है। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उसको केवल क्रिटिसाइज किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दी गई है, बैलेंस इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एक तरह का बायस, एक तरह का फेवरेटिज्म आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कहाँ पे? एनसीईआरटी, मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट। देखिए, वहां से आप इनको लिंक कर सकते हो। क्लास 6, क्लास 7 एनसीईआरटी हमने की थी, तो वहां पे इनको दिया हुआ है। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो वो काफ़ी डिग्रेड हो रहे हैं। किस तरह से आपने एग्जाम्पल दे दिया, और इसीलिए जो समय है उसकी डिमांड क्या है कि हम ये चीज़ याद दिलाएं जर्नलिस्ट को कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनका रोल क्या है। एक बार उनको उसके बारे में सोचना चाहिए, हमें उनको रिमाइंड करवाना होगा, इन सब चीज़ों को डिस्कस करना होगा, एनालाइज करना होगा। तो इस तरह से आप अपने ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ना आप एक पैराग्राफ लिख के जो भी डिफरेंट डायमेंशन है आपके ऐसे की, वो बता सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एथिकल जर्नलिज्म होता है। ठीक है, किस तरह से वो एक पब्लिक सर्विस है, उसमें क्या इश्यूज आते हैं, क्या सोल्यूशन आते हैं। तो ये सारी डायमेंशन हम इस ऐसे में कवर करेंगे। और जब मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाई थी तब मैंने आपको कहा था कि एनसीईआरटी में चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक पूरा सा पैराग्राफ बना होता है जहाँ पे वेरियस डायमेंशन को काफ़ी ब्रीफ में लिखा होता है कि इस लेक्चर में आपको कौन कौन सी डायमेंशन मिलने वाली है, तो उसका कनेक्शन यहीं से है। ठीक है, तो इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए, अगली डायमेंशन क्या आती है? इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नलिज्म, पत्रकारिता क्यों जरूरी है। देखिए, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि जो मीडिया है उसको डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है। तो अब काफ़ी लोग पूछेंगे कि बाकी 3 कौन से हैं? तो एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, देन लेजिस्लेचर, विधायिका, एंड लास्ट में जुडिशरी, न्यायपालिका। तो ये बाकी के 3 पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के। ठीक है, लोकतंत्र के ये 3 महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। ठीक है, और 4th पिलर कौन सा है? प्रेस। देखिए, थोड़ी हिंदी में भी सीख रहा हूँ क्योंकि दोनों में आइडिया तो होना ही चाहिए ना। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नलिज्म। और क्या क्या होता है? देखिए, आज की डेट में मार्केट में इतनी मिसलीडिंग न्यूज है, सुपरफिशियल न्यूज है, हो क्या रहा है और बताया क्या जाता है। तो इसलिए जर्नलिज्म की इंपॉर्टेंस और काफ़ी बढ़ जाती है। इसीलिए हम बात करते हैं एथिकल जर्नलिज्म की। प्रेस है, पावर तो है ही से उनके पास, लेकिन पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, और गांधी जी ने कहा था कि मिस यूजिंग दैट पावर इज क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आप जो आपकी पावर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उसमें बैलेंस नहीं बना सकते हो, अगर आप पावर को मिसयूज कर सकते हो, तो आप बहुत गलत काम कर रहे हो। ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, इसीलिए जर्नलिज्म की जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ जाती है।
क्या काम होता है एक पत्रकार का? कि वो गवर्नमेंट से सवाल पूछे, उनकी कोई पॉलिसी गलत है तो क्रिटिसाइज करे, जो ग्राउंड रियलिटी है वो गवर्नमेंट को बताएं, जो लोगों की ओपिनियन है वो गवर्नमेंट को बताएं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो पहुंचाए किसके पास? ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, तो उनका काम काफी इंपॉर्टेंट होता है। इट गिव्स वॉइस टू पीपल, जो वॉइसलेस हैं, जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, उनकी वॉइस कौन होता है? उनकी वॉइस होता है मीडिया, जर्नलिस्ट होते हैं उनकी वॉइस, और वो एक तरह का ब्रिज का काम करते हैं उन लोगों के बीच में एंड गवर्नमेंट के बीच में। इसलिए देखिए मीडिया काफी पावरफुल होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट की एक्टिविटी को चेक करता रहता है। ठीक है, और आप जानते हैं डेमोक्रेसी में अगर पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट गवर्नमेंट है तो अगले इलेक्शन में उसका जवाब उनको मिल जाएगा। और ये जो रिएक्शन है ये कौन डेवलप करता है? ये डेवलप करता है मीडिया। इसीलिए इसको फोर्थ पिलर कहा गया है। काफी पावरफुल ये वेपन है। और यहां पे जिम मॉरिसन का कोटेशन है कि हूएवर कंट्रोल्स द मीडिया कंट्रोल्स द माइंड। और क्योंकि ये इतना पावरफुल है, आज हम देखते हैं कि मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं रह गई है। कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पे मीडिया इंडिपेंडेंट है, बट मेजोरिटी देखा जाए तो ऐसी एलिगेशंस हैं कि जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं रह गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप मीडिया की जो इंपॉर्टेंस है, जो जर्नलिज्म की इंपॉर्टेंस है, उसको आप बता सकते हो। अब बात आता है एथिकल जर्नलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? देखिए सिंपल सी बात है कि जो भी आप रिपोर्ट दिखा रहे हो अगर वो रियल है, ठीक है, बेस्ड ऑन ट्रुथ है, सिंपल सी बात है, उसमें किसी तरह का बायस या फिर फेवरेटिज्म नहीं है, आप जजमेंटल नहीं हो रहे हो, अपने नैरेटिव, अपने जजमेंट को ही नहीं थोप रहे हो औरों के ऊपर, तो उसको कहते हैं एथिकल जर्नलिज्म। मींस जो आपका प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो मोरलिटी है, उसके बेसिस पे अगर आप पत्रकारिता कर रहे हो तो उसको कहा जाएगा एथिकल जर्नलिज्म। और इस चीज का अभाव हमें आज के डेट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एथिकल जर्नलिज्म क्या होता है ये आपको यहां पे एक्सप्लेन करना होगा और आपके सामने है। इसमें हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, इसमें हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, क्योंकि जो पत्रकार है उनकी अकाउंटेबिलिटी किसको होनी चाहिए? लोगों को होनी चाहिए, टूवर्ड्स सिटीजन होनी चाहिए। और इट इन्वॉल्व्स करेज। भाई देखिए जो रियल न्यूज है उसको दिखाने के लिए करेज होना चाहिए, क्योंकि काफी सारा प्रेशर आपके ऊपर होता है। पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग गवर्नमेंट, जो बिजनेस हाउसेज हैं वो आपके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि केवल वही स्टोरी दिखाओ जिससे उनको फायदा हो। लेकिन एथिकल जर्नलिज्म ये कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेशर आपको रियल रिपोर्टिंग करनी है, और इसके लिए करेज आपको चाहिए होता है, कंपेशन चाहिए, क्योंकि जो बैकवर्ड सेक्शन है, जो मार्जिनल सेक्शन है, उनकी वॉइस कौन बनेगा? उनकी वॉइस बनेगा मीडिया, उनकी वॉइस बनेगा जर्नलिस्ट। और इसलिए उसमें एथिक्स का कूट कूट के भरा होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? आज की डेट में आप देखिए जो रिपोर्टिंग होती है उसमें रिसर्च बहुत कम होती है, काफी कम ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं। मैक्सिमम तो जो है इधर उधर से व्हाट्सएप पे चल रहा है उसको चला देंगे। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। तो प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए और रिसर्च के बेसिस पे ही आपको स्टोरी करनी चाहिए, किसी तरह का प्रोपेगेंडा आपको नहीं चलाना चाहिए। तो ये सब चीजें आती है एथिकल जर्नलिज्म में। समझ में आ गया? अब अगली डायमेंशन क्या है? अगली डायमेंशन ये है कि एथिकल जर्नलिज्म मीन्स जो सिटीजन्स का राइट है कि वो इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, उसके लिए उनको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए एंड रिलेवेंट होनी चाहिए। मैंने रिलेवेंट पे क्यों इतना फोकस किया? भाई मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन हम दिखा रहे हैं सुशांत सिंह, हम दिखा रहे हैं कोरोना की जगह हम दिखा रहे हैं सुशांत सिंह। तो क्या ये मीडिया या जर्नलिस्ट सही काम कर रहे हैं? डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं। वो भी एक इशू है, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है कि वो बाकी मुद्दों को साइडलाइन कर दे। ठीक है, तो जो जर्नलिस्ट हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स सोसाइटी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको बैलेंस्ड, रिलेवेंट एंड ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करें ताकि वो इंफॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। और इसीलिए बात आती है कि ये एक पब्लिक सर्विस है, क्योंकि देखिए इसकी रीच, इसका इन्फ्लुएंस, इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ तक रीच की बात है तो देखिए आप सहमत होंगे, आप जहाँ पे भी अभी हैं तो पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये आपके मोबाइल में है। मीडिया का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कि गवर्नमेंट को एक्ट करना होता है, गवर्नमेंट को एक्ट करना होता है। हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनमें पेस्टिसाइड्स हैं,
तो मीडिया ने किस तरह से रोल प्ले किया था, पोटेंशियल तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इसलिए एक पब्लिक सर्विस हो जाती है और इसको थोड़ा सा आपको ना अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। आप हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं, अशोकन एडिक्ट से बात कर सकते हैं। वो भी क्या है, बेसिकली एक तरह का मीडियम ही था अपने एक्सप्रेशंस को लोगों तक पहुंचाने का। तो वहाँ पर भी मीडिया ने सोसाइटी को शेप करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसमें मैसेज वगैरह लिखे हुए थे सम्राट अशोका के, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारा फ्रीडम स्ट्रगल आता है, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम में, उसमें देखिए किस तरह से ये जो मीडिया था, जो न्यूज़पेपर्स थे, इन्होंने अपना रोल प्ले किया था, ठीक है। जो लीडर्स थे उनकी ओपिनियन को मासेस तक पहुंचाया गया था। आप ग्लोब की बात कर सकते हैं, जैसे कि वियतनाम वार में जो अमेरिकन जर्नलिस्ट थे उन्होंने एकदम ऑनेस्ट पत्रकारिता वहाँ पे की थी और जो रियल चीज़ थी वो वहाँ पे दिखाई। और इसी वजह से देखिए जो यूएस के लोग थे उन्होंने प्रेशर डाला यूएस गवर्नमेंट पे कि इस वॉर को आप एंड करो। तो इस तरह से आप ग्लोबल डायमेंशन को भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिए किस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि जो एथिकल जर्नलिज्म है वो किस तरह से एक पब्लिक सर्विस है। इसके अलावा देखिए कोई स्कैंडल्स वगैरह होते हैं, हवाला कांड हो गया, 2G हो गया, करप्शन हो गया, इन सबको सामने लाने में भी मीडिया हाउसेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आप इसको कह सकते हैं। देन निर्भया केस हुआ था तो उसको पूरा इंडिया में फैला दिया, सभी लोग अवेयर हो गए थे, ठीक है। तो अवेयरनेस क्रिएशन, लोगों को पता होना चाहिए कि उनके क्या इश्यूज हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और गवर्नमेंट किस तरह से एक्ट कर रही है, उनके पास कौन कौन से राइट्स हैं, ये कौन बताएगा, ये बेसिकली उनको मीडिया बताएगा। इसके अलावा नेपोटिज्म, अभी मान लो कि बात होती है कि पॉलिटिकल पार्टी में नेपोटिज्म चलता है, तो इसको कौन हाईलाइट करेगा, इसको मीडिया हाईलाइट करता है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास इंफॉर्मेशन है और वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है। देन गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, कौन कौन उसके बेनिफिशियरी हैं, क्या कोई बेनिफिशियरी छूट गया है क्या, अगर छूट गया है तो क्या उसके ग्रीवांसेस का एड्रेसल हो रहा है क्या, ये कौन इंश्योर करेगा, मीडिया करेगी। जो जर्नलिस्ट हैं वो करेंगे, उनका रोल काफ़ी अहम हो जाता है और इसीलिए इसको एक पब्लिक सर्विस कहा गया है। आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दे सकते हैं, हवाला दे सकते हैं, 2G आप दे सकते हैं, निर्भया केस आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो काफ़ी कुछ है आपके पास, ठीक है। तो हमने कुछ डायमेंशन कवर कर ली। अब क्या बचता है कि भाई ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई, तो क्या आज की डेट में हमें एथिकल जर्नलिज्म देखने को मिलता है क्या? तो जवाब है नहीं, हमें नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे मुद्दे हैं। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि अब एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो गया है ना, तो अब कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। पहले अगर 10 टीवी चैनल्स थे और मान लो 15 न्यूज़पेपर्स थे, तो अब ये हो गया कम से कम मान लो कि 1000 तो टीवी चैनल्स हो जाएंगे, अराउंड 15,000 न्यूज़पेपर मान लो, एक से ही बता रहा हूँ मैं आपको ना। तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है और कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है तो अब हर किसी को ना पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। हर कोई न्यूज़ चैनल वायबल भी नहीं है, तो भाई किसी ना किसी तरह से आपको पैसा तो कमाना ही होगा ना। तो इस कंपटीशन से क्या होता है, आप केवल वही चीज़ें दिखाते हो जिससे आपको टीआरपी मिलती है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो बिग कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनके कंट्रोल में आप काम करते हो, ठीक है। और उनका काम क्या होता है कि केवल वन साइड न्यूज़ आप दिखाओगे, ठीक है। केवल अगर मान लो कोई एक्स पॉलिटिकल पार्टी है और वो किसी न्यूज़ चैनल को कंट्रोल करती है, तो वो न्यूज़ चैनल उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। सिमिलरली अगर कोई वाई कॉर्पोरेट हाउस है वो कंट्रोल करता है तो उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हमें आज की डेट में देखने को मिलती है, केवल ब्रेकिंग न्यूज़, हर चीज़ ब्रेकिंग हो गई है, हर चीज़ ब्रेकिंग हो गई है। जो रियल इश्यूज हैं वो आपको नहीं दिखाए जाते हैं। नॉन रियल इश्यूज, मैंने बताया था कोरोना वर्सेस सुशांत सिंह, अभी देख लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, पर इनको उतना कवरेज नहीं मिलता है। जो नॉन रियल इश्यूज हैं वो आपको ज़्यादा दिखाए जाते हैं। टीआरपी को मैनिपुलेट किया जाता है। पूरा भी केस हुआ था, आपने सुना होगा, महाराष्ट्र वाला केस पूरा हुआ था। देन बायस रिपोर्टिंग, केवल एक ही जो पर्सपेक्टिव है उसको दिखाया जाएगा। एग्जांपल देता हूं, फार्मर प्रोटेस्ट, तो उसमें केवल गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव दिखाया जा रहा है, मेन जो न्यूज चैनल्स हैं, बट जो फार्मर्स का पर्सपेक्टिव है वो इतना अच्छे से नहीं दिखाया जा रहा है। जो न्यूज है वो डिस्टोर्टेड है, वो बेस्ड ऑन रिलेवेंट फैक्ट्स नहीं है। अभी देखिए जो जिस तरह से तालिबान को कवर किया गया न्यूज चैनल्स में, तो वो कितने बड़े इश्यूज थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। मीडिया ट्रायल, फिर से वही सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, रिया चक्रवर्ती, वो जो क्या था पूरा मीडिया ट्रायल ही था। अभी आर्यन खान वाला चल रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, बेसिकली मीडिया ट्रायल है। मीडिया का काम क्या है कि इंफॉर्मेशन देना,
जजमेंट कौन देगा? जुडिशरी देगी, ये उसका काम है। तो मीडिया क्या है, अपने काम से आगे बढ़ रहा है। तो ये सब बातें यहाँ पे आपको लिखनी होंगी कि कौन कौन से इश्यूज यहाँ पे देखने को मिलते हैं अनएथिकल जर्नलिज्म के। इश्यूज हो गए। इसके अलावा देखिए अब बात आती है कि ये जो इश्यूज देखने को मिल रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, मीडिया पे कंट्रोल है। किसका कंट्रोल है? या तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर बिजनेस हाउसेज हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के पीछे भागते हैं, टीआरपी के पीछे भागते हैं, और जिस भी इशू में उनको टीआरपी मिलती है वो इशू दिखा देंगे, भले ही वो इशू रिलेवेंट हो या वो गलत इशू हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाना है क्योंकि टीआरपी मिलेगी। टीआरपी मिलेगी तो क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, और एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे तो क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? जो आपकी फाइनेंशियल वायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इनके भी तो अपने खर्चे होते हैं, दुनिया भर की एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, स्टाफ वगैरह होता है, हर चीज़ होती है। तो इसलिए टीआरपी के पीछे भागते हैं और टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके कारण हैं। देखिए मैं काफ़ी शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स दे रहा हूँ, इनको आपको अच्छे से वहाँ पे लिखना है। तो हमने सब चीज़ बता दी, अब आता है कि सोल्यूशन क्या है। तो देखिए ये बात सही है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, बट इस पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तो हो ही सकते हैं ना। ये तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें भी लिखा हुआ है आर्टिकल 19 कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। तो मतलब इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, नॉन बायसनेस है, इस तरह के जो वैल्यूज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, इनको प्रमोट करना चाहिए, इनको प्रमोट करना चाहिए। और यहाँ पे बात आती है कोड ऑफ एथिक्स की एंड कोड ऑफ कंडक्ट की। तो मीडिया में इस तरह के जो कोड्स हैं उनको हमको लाना चाहिए, वो उसका फॉलो करें, ठीक है। इंटरनल चेक मैकेनिज्म होनी चाहिए। यहाँ पे आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कर सकते हो कि उनको कुछ रिफॉर्म्स वगैरह लाने की बात करनी चाहिए। देन आप कुछ ग्रीवांस रिडर्सल के लिए मीडिया वॉच ग्रुप की बात कर सकते हो, इंडिपेंडेंट मीडिया जो कि रिव्यू करे कि कौन सा कंटेंट सही है, कौन सा कंटेंट सही नहीं है, ठीक है। ओपन जर्नलिज्म की आप बात कर सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिटीजन प्लस जो जर्नलिस्ट है उनका कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगर सिटीजन का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा तो आपको और रियल इंफॉर्मेशन मिलेगी। हो सकता है कि जर्नलिस्ट केवल एक ही साइड आपको दिखाए, लेकिन अगर सिटीजन होंगे तो मल्टीपल जो व्यू हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, तो उसकी आप बात कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए जैसे कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, तो वैसा ही सिस्टम हमें करना चाहिए। किसमें? मीडिया जो जर्नलिस्ट हैं उनमें करना चाहिए कि वो भी ओथ वगैरह लें कि भाई जो उनका प्रोफेशन है उसको फॉलो करेंगे, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, करेज, इन सबको शो करेंगे, किसी भी तरह का जजमेंटल नहीं होंगे, किसी को फेवर नहीं करेंगे, किसी भी तरह का बायस वगैरह नहीं आएगा। तो इस तरह की ओथ वो लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फुल फ्रीडम है आपके पास कि आप क्या रिफॉर्म्स वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ प्रैक्टिकेबल होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। समझ में आ गया? देन देखिए जो कंट्रोल है ना, इसको चेक करना होगा कि जो मीडिया हाउसेज हैं, जो बिजनेस हाउसेज हैं, ये भाई ये कंट्रोल ना करे। जो मीडिया है, जो जर्नलिस्ट है, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तभी आप डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बना सकते हो। समझ में आ गया? अब आता है कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन हमेशा पावरफुल होना चाहिए। तो हमने क्या किया? सारी डायमेंशन कवर कर दी। अब देखिए ये बात तो सही है कि मीडिया काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि पावर ऑफ पेन और वर्ड, ठीक है, ये बेसिकली बहुत इसमें पावर होती है। इससे आप वर्ल्ड का डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है, उसको सस्टेनेबल पाथ पे लेके जा सकते हो। इसलिए मीडिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी पावरफुल वेपन है। और इसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए आप थॉमस जेफरसन का ये जो कोटेशन है ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, वर आई लेफ्ट टू मी टू डिसाइड वेदर वी शुड हैव अ गवर्नमेंट विदाउट न्यूज़पेपर। अगर ये मुझे डिसाइड करना पड़े कि मुझे क्या चाहिए, गवर्नमेंट विदाउट न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़पेपर्स विदाउट अ गवर्नमेंट, आई शुड नॉट हेजिटेट अ मोमेंट टू प्रीफर द लेटर। मतलब वो क्या प्रीफर कर रहे हैं? न्यूज़पेपर विदाउट अ गवर्नमेंट, क्योंकि न्यूज़पेपर जो होते हैं वो गवर्नमेंट को की एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं, उसको ऑथोरिटेरियन बनने से रोकते हैं, और यही चीज़ होती है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। इसलिए न्यूज़पेपर्स का रोल काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने बता दिया कि बहुत ही पावरफुल ये वेपन है, बट इनके पास कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं, तो उनको भी इनको फुलफिल करना चाहिए। द मीडिया शुड नॉट लूज साइट ऑफ इट्स प्रिविलेजेस, duties and obligation and should reorient towards
ब्रॉडर पब्लिक सर्विस गोल्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एंड कर सकते हो। देखिए कोटेशंस आपने यूज कर लिए हैं, आपने फैक्ट्स यूज कर लिए हैं, आपने एग्जांपल्स यूज कर लिए हैं, आपने बहुत सारी डायमेंशंस दे दी हैं, आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है, आपका कंक्लूजन अच्छा है, और ये सब चीज़ें किस चीज़ की ओर डायरेक्ट करती हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं एक लर्नर की आंसर शीट देख लेते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी का वही कोटेशन इन्होंने लिया है, जहां से मैंने उठाया वहीं से इन्होंने उठा लिया। तो मुझे पता है कि आपने कंटेंट कहां से लिया है। ठीक है, तो द सोल एम ऑफ जर्नलिज्म शुड बी सर्विस महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद इन्होंने उसको डिफाइन कर दिया कि भाई एथिकल जर्नलिज्म क्या होता है। देखिए कंटेंट आपका सही है, उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन देखिए इतना लंबा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए ना, आपको यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना चाहिए। यहाँ के बाद आप कर देते, ठीक है, जैसे जैसे कि मान लो नो मैटर, आप यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर सकते थे। ठीक है, तो छोटे पैराग्राफ अगर होंगे तो जो एग्जामिनर है उसका इंटरेस्ट बना रहता है। बाकी कंटेंट आपका सही है, बट मैं फिर भी कहूँगा कि अगर इसको आप बाद में लिखते थोड़ा बहुत और सिचुएशन वहाँ पे दिखाते तो वो और अच्छा रहता। हालांकि ये भी सही है, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको और इम्प्रूव करना है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया है, इसके बाद देखिए आपने एंड में लिखा कि एथिकल जर्नलिज्म होल्ड्स अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन अवर सोसाइटी। तो देखिए इस तरह से आप दो पैराग्राफ को लिंक कर रहे हो। हमेशा ऐसे में कहा जाता है कि पैराग्राफ में लिंकेज होना चाहिए, और वो किस तरह से किया जाता है एग्जाम्पल आपके सामने है। मतलब अब आप इंपॉर्टेंस बताने जा रहे हो, जैसे कि वॉइस ऑफ वॉइसलेस। देखिए ऐसे में हमेशा कोशिश करिए कि हेडिंग वगैरह मत लिखो, हेडिंग वगैरह आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसकी जगह पैराग्राफ लिख लो और उसमें अंडरलाइन कर दो, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो कोशिश करिए कि हेडिंग से बचना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे बेसिकली आपने इंपॉर्टेंस बता दी है कि क्यों जो एथिकल जर्नलिज्म है जिसको आपने डिफाइन कर दिया उसको पब्लिक सर्विस कहा जाता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। तो वॉइस ऑफ वॉइसलेस, ठीक है, ये सब पॉइंट सही है। पब्लिक वॉचडॉग होता है, इनहांस वाइब्रेंसी होता है, वाइब्रेंसी ऑफ डेमोक्रेसी, पब्लिक परसेप्शन, ये सब पॉइंट आपके सही हैं। ठीक है, और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया था। फिर आपने क्या लिखा है, फिर आपने लिखा है कि डिस्पाइट दीज इंपॉर्टेंस जर्नलिज्म फेसेस अ लॉट ऑफ इश्यूज इन इंडिया। उसमें इश्यूज क्या है कि इरोजन ऑफ एथिक्स, बायस रिपोर्टिंग, ये सब पॉइंट आपके सही हैं, मिसयूज, मैनिपुलेशन ऑफ टीआरपी। पर देखो हो क्या रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका ऐसे नहीं जीएस का आंसर है। इसलिए मैं कह रहा था कि जहाँ से भी आपने ये सोर्स रेफर किया है ना, तो बेसिकली उन्होंने जीएस के आंसर के तरीके से इसको लिखा था। ठीक है, बट आपको ऐसे लिखना है, तो ऐसे की डिमांड अलग होती है। तो वो एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी, ऐसा लग रहा है कि ये जीएस का आंसर है। ठीक है, आपने इश्यूज बता दिए, ये भी तो बताओ कि ये इश्यूज क्यों होते हैं, तो वो चीज़ आपने मिस करी है। ठीक है, तो कुछ डायमेंशन आपने छोड़ दी हैं। एग्जाम्पल्स वगैरह मुझे कम लगे, मतलब है ही नहीं, एग्जाम्पल आपने दिए ही नहीं है, तो एग्जाम्पल वगैरह भी होने चाहिए। देन इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज इश्यूज मैनी इनिशिएटिव है ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस, जैसे कि पीसीआई हो गया, एनबीए वगैरह हो गया। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे हैं। देन और क्या मेजर्स हो सकते हैं, तो देखिए इनको बुलेट पॉइंट में मत लिखो, ये जीएस का आंसर नहीं है, ये ऐसे है, तो ये पैराग्राफ फॉर्म में आने चाहिए। ठीक है, ये पैराग्राफ फॉर्म में आने चाहिए। उसके बाद आपने कंक्लूड किया है किस तरह से, दस इन प्रेजेंट एरा एथिकल जर्नलिज्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। देखो कटिंग इतनी मत करो, इसका निगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। गाइडिंग द व्यूज ऑफ सिटीजन्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आर द टूल फॉर द एथिकल जर्नलिज्म। इट हैज़ अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स पब्लिक सर्विस। देखो ये बात तो अपन पहले ही बता चुके हैं ना, तो क्यों फिर से रिपीट करना है भाई। एथिकल जर्नलिज्म की इंपॉर्टेंस क्या है ये तो आप पहले ही बता चुके हो। फिर आपने क्या लिखा है, महात्मा गांधी का फिर से कोटेशन है, अ जर्नलिस्ट पिक्यूलर फंक्शन इज टू रीड द माइंड ऑफ कंट्री एंड गिव डेफिनेट। तो देखो ये फिर से वही बात है ना, आप उनकी इंपॉर्टेंस बता रहे हो, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बता रहे हो, तो इससे आप किस तरह से कंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे तो आपको कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आप देना होगा ना, तो आपका कंक्लूजन सही नहीं है। आपको यहाँ पे उसका कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देना चाहिए था। इसके बाद देखिए आप मीडिया के जो आपने सोल्यूशन दिए ना, जो सोल्यूशन आपने दिए कि भाई डिस्कशन होने चाहिए, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे आप
आप एथिकल नॉर्म्स थोड़ा इस पर ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए था। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ प्रैक्टिस की आप बात कर सकते थे, तो वो पॉइंट जस्ट अभी मेरे माइंड में आया। ठीक है, वर्ड लिमिट काफ़ी कम वर्ड्स में आपने ऐसे को अटेम्प्ट किया, ऐसा मत करो। मुझे लगता है कि आपने हाफ वर्ड्स में ही इसको किया है। ठीक, मेरे ख्याल से अराउंड 600-700 होंगे। ठीक है, एक बार इसको चेक करना। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट थोड़ी वर्ड लिमिट आपको बढ़ानी होगी। ठीक है, कुछ डायमेंशन आपने मिस कर दी है और जो लिखी है उसमें भी कुछ कंटेंट आपने मिस किया है, तो एनालिसिस आपको अच्छे से करना होगा। ठीक है, तभी ज़्यादा डायमेंशन आपके सामने आएगी। और कोशिश करिए कि एग्जाम्पल्स वगैरह होने चाहिए, करंट अफेयर होना चाहिए, कोटेशंस वगैरह तो खैर आपने लिखे ही हैं, पर बाकी का भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और देखिए, जीएस आंसर में एंड एसए में डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस आपके एसए में दिखना चाहिए, जो कि इस एसए में मुझे नहीं दिखा है। ठीक है, तो अच्छा आपका अटेम्प्ट है और काफ़ी कुछ स्कोप पे इंप्रूवमेंट का इसको करिए और डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। बस यही चीज़ हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे जो वीडियो जो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो आपका ग्रुप है दूसरे उसमें फॉरवर्ड करें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ सकें। बस यही हम आपसे चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।